एटीट्यूड और ईगो के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो एटीट्यूड में रहते हैं उन्हें तो लोग इगोइस्टिक और बुरा इंसान बोलते हैं। सो हमें कैसे रहना चाहिए? वेल, एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाने से पहले आप ये बात याद रखो कि एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है जिसका एक छोटा सा पार्ट होता है ईगो। एग्जाम्पल, अगर एटीट्यूड एक कॉन्टिनेंट है तो ईगो उसमें एक छोटी सी कंट्री है। एटीट्यूड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पहला सही एटीट्यूड और दूसरा गलत एटीट्यूड। नाउ लोग ईगो और एटीट्यूड में कंफ्यूज होते ही इसलिए हैं क्योंकि ईगो इस गलत एटीट्यूड का एक पार्ट है। पर अच्छी बात यह है कि आप बिना ईगो रखे भी एक अच्छे एटीट्यूड वाला इंसान बन सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, हर इंडियन एशियन जरूर होता है, पर हर एशियन इंडियन होगा ये जरूरी नहीं है। वैसे ही हर ईगो रखने वाले इंसान में एटीट्यूड तो होता है, पर हर एटीट्यूड रखने वाले इंसान में ईगो नहीं होता। सिमिलरली आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अच्छे एटीट्यूड वाला इंसान बनो, ना कि ईगोइस्टिक या बुरे एटीट्यूड रखने वाला इंसान। अब डेफिनेशन की बात करें तो एटीट्यूड बताता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस पर, जबकि ईगो हमें बस अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने लगाता है। एग्जाम्पल, एक सही एटीट्यूड रखने वाला इंसान बोलेगा कि कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा, जबकि एक इगोइस्टिक इंसान बोलेगा अरे मुझे कोई नहीं हरा सकता। सही एटीट्यूड वाला इंसान लाइफ ऐसे जिएगा जैसे वो दुनिया का राजा है, जबकि ईगो रखने वाले लोग लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे सब उनके गुलाम हैं, जिन्हें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। नौ अब आते हैं आज की बुक समरी पे, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ऑथर रेयान को बहुत यंग एज में काफी बड़ी बड़ी सक्सेस मिल गई थी। वो 19 साल के थे जब वो एक बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव बन गए थे, जिन्होंने फिर कई बड़े बड़े रॉक बैंड्स की साइनिंग कराई, कई बुक्स रिलेटेड कंसल्टिंग की जिनकी मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हुई। इसके बाद बस 21 साल की एज में वो अमेरिकन अपैरल जैसी $1 बिलियन कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर बन गए और 25 साल की एज में वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बन गए। सब कुछ परफेक्ट था, बट फिर वक्त कुछ ऐसे बदला कि उनसे उनका सब कुछ छिन गया। वो फेल होने लगे और उनके फेलियर का जो सबसे मेन रीजन था वो उन्होंने अपने हाथ पे टैटू बनवा के लिखा लिया, ताकि वो वापस ऐसी गलती कभी ना करे और उन्हें ऐसे फेलियर्स फेस करने ना पड़े। उनके हाथ पे जो उन्होंने टैटू बनवाया था उस पे लिखा हुआ था ईगो इज द एनिमी, क्योंकि उनका ईगो ही था उनके फेल होने का मेन रीजन जो वो कभी नहीं भूलना चाहते। ऑथर रेयान ईगो को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं ईगो हमारी वो अनहेल्दी बिलीफ है जो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवाती है। ईगो वो है जो हमारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस, घमंड में कन्वर्ट कर देती है। ईगो वो खतरनाक चीज है जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को बर्बाद कर देती है, शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन दिलाते हुए, अपने आप को कुछ टाइम के लिए दूसरों से बड़ा महसूस कराते हुए, जो सही नहीं है। ऑथर बोलते हैं हर इंसान अपनी लाइफ के किसी भी टाइम पे 3 में से एक स्टेज पे होता है। पहला एस्पायरिंग स्टेज, दूसरा सक्सीडिंग, तीसरा फेलिंग। मतलब फर्स्ट, या तो वो कुछ एस्पायर कर रहा होता है, मतलब कुछ अचीव करने के लिए काम कर रहा होता है, कुछ बनना चाह रहा होता है। सेकंड, या तो वो कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुका होता है, मतलब उसे कुछ सक्सेस मिल गई होती है। या फिर थर्ड, वो फेल हो रहा होता है, मतलब वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा होता। अब प्रॉब्लम यह है कि इन तीनों स्टेजेस पे जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें गिराने के लिए खड़ा होता है हमारे सामने, वो होता है हमारा खुद का ईगो। चलो अब हम देखते हैं कि तीनों स्टेजेस में कैसे ईगो हमारे गोल्स के बीच में आता है। फर्स्ट, एस्पायरिंग स्टेज। यह है रोहित। रोहित ने आज बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड एक वीडियो देखा जो उसे बहुत पसंद आया, इसलिए फिर उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनूंगा, बस कुछ भी हो जाए। अब ये डिसाइड करने के बाद वो क्या करता है कि जाके अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगता है। वो बोलता है भाई लोग देखो, बहुत हो गया, अब से मैं जिम करूंगा, अच्छी डाइट करूंगा, जॉगिंग करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, ये करूंगा, वो भी करूंगा, बस देखो तुम लोग। ऐसे ही पूरे जोश के साथ वो जिम ज्वाइन करता है और पहले दिन वर्कआउट करके इंस्टाग्राम एफबी पे पोस्ट डालता है, नो पेन नो गेन, हैशटैग वर्किंग ऑन माई ड्रीम, दिखावा करने लगता है। और फिर कुछ दिन में क्या होता है, उसका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वो बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। वेल, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है और इसके पीछे का रीजन है ईगो। देखो, हमारा ईगो हमें हमेशा ये सोचने लगाता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसलिए फिर हम अपने गोल्स को बार बार एक्शन लेके पूरा करने के बजाय दूसरों को इंप्रेस करने के लिए इजी चीजें करने लगते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बातें करना, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, जो रियलिटी में ना दूसरों को इंप्रेस करता है ना हमें अपने गोल्स को पूरा करने देता है। क्योंकि देखो, बस बातें करते रहने में, दिखावा करते रहने में भी वही सेम रिसोर्सेज यूज होती है जो एक्चुअल में उन गोल्स को पूरा करने के लिए चाहिए, जो है हमारा टाइम, मेंटल फिजिकल एनर्जी और हमारा विल पावर, जो मोस्टली हम बस बातें करके, दिखावा करने में यूज करके खत्म कर देते हैं।
इसलिए ऑथर बोलते हैं कि बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्ट में अपने गोल्स को दूसरों को बताने के बजाय, अपने दिमाग में उन गोल्स के बारे में दिन भर सोचने के बजाय, वही एनर्जी एक्शंस लेने में यूज करो और अपने गोल्स को पूरा करो। सेकंड स्टेज, सक्सीडिंग। बस 18 साल की एज में हॉवर्ड ह्यूग्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने क्या किया कि अपने रिलेटिव्स को पैसे देके अपनी फैमिली बिजनेस के 100% शेयर्स खुद खरीद लिए, जिससे वो कंपनी के मालिक बन गए, जो एक ऑयल ड्रिल बिट कंपनी थी। ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी बिजनेस के बारे में, बट स्टिल ये उनका एक बहुत ब्रिलियंट मूव साबित हुआ। ह्यूग्स ने उस कंपनी को 1 मिलियन से पहुंचा के $1 बिलियन की कंपनी बना दी, जिससे वो बहुत सक्सेसफुल बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने, या आप बोल सकते हो ईगो ने, उनके करियर को पूरी हिस्ट्री के सबसे एम्बैरेसिंग, डिसऑनेस्ट, वेस्ट करियर में से एक बना दिया। ह्यूग्स को जो बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी स्टार्टिंग में, उसने उन्हें ये बिलीव करा दिया कि वो बहुत टैलेंटेड है और वो किसी भी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसीलिए फिर वो एविएशन फील्ड में गए, फिल्म मेकिंग में गए, स्टॉक मार्केट में गए, जहां हर जगह उन्हें बहुत लॉस हुआ। इनफैक्ट एक बायोग्राफर ने अपनी बुक में ह्यूग्स की एंडिंग लाइफ का एक सीन ऐसा बताया है कि वो अपनी फेवरेट चेयर पे बैठे थे, नेकेड, बिना नहाए, बिना कोई उनका ख्याल रखे। वो लड़ रहे थे लॉयर्स से, इन्वेस्टिगेटर्स से, इन्वेस्टर्स से, अपने सारे गलत काम को छुपाते हुए, ताकि उनसे उनका सब कुछ ना छिन जाए। ह्यूग्स का ईगो ही उनकी ऐसी शर्मनाक अंत का रीजन साबित हुआ, इतनी ह्यूज सक्सेस मिलने के बाद भी। कई बार जब एक इंसान को सक्सेस मिल जाती है किसी भी फील्ड में, तो बहुत बार उसका ईगो उसे हम्बल और सीखते रहने वाले इंसान से हटाकर एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बना देता है अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, और इसीलिए ही फिर वो सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाते और उनसे उनका सब कुछ बहुत जल्दी छिन भी जाता है। थर्ड, फेलिंग। कई सारे स्कैंडल्स और $300 मिलियन का लॉस होने के बाद जब अमेरिकन अपैरल के फाउंडर डॉ चानी को कंपनी ने 2 ऑप्शंस दिए। पहला, या तो वो सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करके एक क्रिएटिव कंसल्टेंट बन जाए कंपनी के लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, या फिर वो पूरी तरह से रिजाइन करके कंपनी को छोड़ दे। तब डॉ ने दोनों ऑप्शंस नहीं लिए, बल्कि एक तीसरा और बदतर ऑप्शन चूज किया, जो था लड़ाई का। उन्होंने अपनी कंपनी के ऊपर केस कर दिया। कंपनी के लिए एक नया बेटर सीईओ सर्च करने के बजाय उन्होंने कंपनी को बैंकरप्सी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। उनके ईगो ने ही उन्हें अपनी कंपनी के लिए कुछ बेटर सोचने के बजाय कंपनी को बर्बाद करा दिया, और खुद को भी। बिकॉज इसके बाद फिर उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने दोस्त के काउच पे सोते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। ईगो एक ऐसी चीज है जो हमें रियलाइज नहीं होने देती हमारी खुद की कमियों और गलतियों को। एक शराबी की तरह जो पूरी दुनिया उसके साथ गलत कर रही है बोल के खुद अपने साथ ही सबसे बुरा कर रहा होता है, बिना ये बात रियलाइज करे कि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सिमिलरली जब हम फेल होते हैं कुछ अचीव करने से, तब हमारा ईगो हमें बहाने बनाने लगता है, दुनिया को ब्लेम करने लगता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, ताकि हमारी इज्जत कम ना हो और हम अपना चेहरा बचा सके। इसीलिए फिर हम सब कुछ करते हैं पर अपनी खुद की कमियों और गलतियों को रियलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हम उसे खत्म भी नहीं कर पाते, ना सक्सीड हो पाते हैं। ऐसे ही हर स्टेज पे ईगो ही हमें आगे बढ़ने नहीं देता। सब क्वेश्चन ये आता है कि जब ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अब हम उसे कैसे हराए? वेल, एक बहुत अच्छा तरीका जिसे आप ईगो से लड़ सकते हो उसे बोलते हैं +- प्रिंसिपल, जो एक ग्रेट यूएफसी फाइटर ने सिखाया है। वो बोलते हैं कि किसी भी इंसान को एक ग्रेट फाइटर बनने के लिए उसे उसके साथ 3 लोगों को रखना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो उससे बहुत बेटर हो, जिसे वो सीख सके, एक इंसान उससे कम अच्छा, जिसे वो सिखा सके, और लास्ट एक ऐसा इंसान जो उसके जितना ही अच्छा हो, जिसे वो चैलेंज करके ग्रो कर सके। सिमिलरली इसी प्रिंसिपल का यूज करके आप भी तीनों स्टेज के ईगो से लड़ सकते हो। कुछ ऐसे, सबसे पहले अगर आप एस्पायरिंग स्टेज पे हो तो आप किसी ऐसे इंसान को सर्च करो जो आपके इक्वल हो, ऐसा जो आपके जितना टैलेंटेड हो और आप जैसे ही गोल्स रखने वाला इंसान हो। ये आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, जो आपको अपनी लिमिट से ज्यादा करने के लिए पुश करेगा, जो आपको चैलेंज करेगा और आपको ग्रो करेगा। जब ऐसा इंसान आपके साथ रहेगा तब आपके पास दूसरों पे ध्यान देने का टाइम नहीं रहेगा, ना आप दूसरों की इतनी केयर करोगे, क्योंकि अब आप उससे compete करके उससे आगे बढ़ने में बिजी रहोगे। एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप उन लोगों के साथ रहो जो आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हैं। इससे आप उनसे सीखोगे भी और उनसे आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी ज्यादा करोगे। अगर आप सक्सीडिंग स्टेज पे हो तो आप क्या करो कि ऐसे इंसान के साथ ज्यादा रहो जो आपसे प्लस हो, मतलब आपसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब हो। क्योंकि जब सक्सेस का बुखार आपको चढ़ेगा तब ये इंसान आपको याद दिलाएगा कि अभी भी आप बहुत पीछे हो, और इससे आपके अंदर ईगो और घमंड नहीं आएगा, बल्कि ह्यूमिलिटी आएगी, जो ईगो को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपका प्लस आपका मेंटर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे बहुत आगे हो। और लास्ट, अगर आप फेलिंग स्टेज पे हो तो आप ऐसे इंसान के साथ ज्यादा रहो जो आपसे भी कम हो अचीवमेंट्स में, जिसे आप सिखा सको चीजें।
बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि सिखाने से हमें पता चलता है कि हमने खुद कहाँ गलती करी थी और कहाँ हम बेटर हो सकते हैं। और जब आप अपने से कम अचीवमेंट्स रखने वाले इंसान के साथ रहोगे तब आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी भी हाई होगी, जो एक्चुअल में स्टेज में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो चीज आपको भी फिर आगे बढ़ाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट साइड नोट, आज आप देखोगे हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट हर इंसान ईगो से भरा है। कुछ अपनी सक्सेस के ईगो में डूबे हैं, कुछ अपने बाप दादा की, यहाँ तक कि पूर्वजों के अचीवमेंट्स को लेकर लोग घमंड करते हैं। कुछ नहीं मिला तो रिलीजन कास्ट के नाम पे लोग घमंड करते हैं, लड़ते हैं। और यही सब चीज है जो आज हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये सब बातों को हल्के में मत लो, बल्कि एक्चुअल में समझो कि हाँ, ईगो इज द रियल एनिमी। इसलिए शेयर करो इस वीडियो को ताकि हम साथ में मिलकर ईगो इस एनिमी से लड़ सके और ग्रो कर सके, जिससे हम सबका फायदा होगा। ये थी कुछ बहुत ही पावरफुल बातें एक बहुत ही अच्छी बुक ईगो इज द एनिमी बाय रयान हॉलिडे से। इस बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है ऑथर ने, जो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद सकते। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप इसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज इस टॉपिक के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।